अब हम चलते हैं हमारी सबसे ज्यादा वेटेज वाले यूनिट जेनेटिक्स की तरफ, जिसमें हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस देखने वाले हैं। पीवाईक्यूज एंड सीबीक्यूज के साथ साथ इसमें हमारा मेन फोकस क्वेश्चंस के ऊपर में रहेगा। अब हमारे पास में न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं, या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। हमारे पास में डीएनए मेन जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए वायरसेस वगैरह के अंदर में एज ए जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है। अगर डीएनए का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है हमारे पास में। अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड में, एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ होता है। अब आखिर न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर में हमारे पास में नाइट्रोजिनस बेस होता है एंड ये अटैच होता है पेंटोज शुगर से। पेंटोज मतलब 5 कार्बन शुगर से अटैच होता है। यही सवाल आपसे पहले पूछ चुके हैं कि न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर होता है। जब पेंटोज शुगर से सिर्फ नाइट्रोजिनस बेस अटैच है तो वो न्यूक्लियोसाइड फॉर्म करेगा। जब इसके साथ में एक फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच हो जाएगा तो वो क्या फॉर्म कर लेगा, एक न्यूक्लियोटाइड फॉर्म कर लेगा अपने पास में। अब अपने पास में दो बेसिस होते हैं, एक होता है प्यूरिन्स, एक होता है पिरिमिडीन्स। प्यूरिन्स होते हैं एडेनिन ग्वानिन, पिरिमिडीन होते हैं साइटोसिन यूरासिल थाइमिन। यूरासिल प्रेजेंट होता है हमारे पास में आरएनए के अंदर में। अब अगर हम एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का डायग्राम यहाँ पे देखते हैं तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में ये अपने पास में 5 कार्बन शुगर है, इस पे एक नाइट्रोजिनस बेस अटैच है। नाइट्रोजिनस बेस एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है। इधर हमारे पास में 5th नंबर का जो कार्बन है, 5th नंबर के कार्बन पे हमारे पास में क्या है, एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है जो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होता है। ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड हो गया। ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड है हमारे पास में, थर्ड न्यूक्लियोटाइड है हमारे पास में, ये फोर्थ न्यूक्लियोटाइड है। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच होता है बाय फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। अब हमारे पास में क्या होता है, जब डीएनए का जो स्ट्रक्चर था वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, जिसको हम डबल हेलिकल मॉडल हमारे पास में कहते हैं। इस डबल हेलिकल मॉडल के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या होता है, जो डीएनए होता है इसकी बैकबोन बनी हुई होती है शुगर से एंड फॉस्फेट ग्रुप से। तो इसकी बैकबोन किसकी बनी हुई है, शुगर एंड फॉस्फेट की बैकबोन बनी हुई होती है। इसके बीच में आप देख रहे हो तो ये नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट है। नाइट्रोजिनस बेसिस एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। इस तरीके से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से अटैच होती है हमारे पास में। दोनों की एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। अगर एक का 5 प्राइम एंड है तो दूसरे का 3 प्राइम एंड यहाँ पे होगा। एक 5 प्राइम से 3 प्राइम रन कर रही तो दूसरी 3 प्राइम से 5 प्राइम रन करती है। दोनों के ऑपोजिट एंड एक दूसरे के सामने आते हैं। एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अटैच होता है। एडेनिन थाइमिन के साथ में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। ग्वानिन साइटोसिन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास में बनाता है। यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है, इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसके अंदर भी आप मार्क करके देख सकते हो, ये जो बीच वाले बॉन्ड है ये क्या है, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड होता है हमारे पास में। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ये फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है हमारे पास में। आपको ये सारी लेबलिंग पता होनी चाहिए। अब ये राइट हैंडेड फैशन के अंदर में कॉइल होता है, जैसे घूमी हुई सीढ़ियां होती है वैसे। इसके अंदर में अगर आप देखते हो तो पिच कितना होता है हमारे पास में, 34 एंगस्ट्रॉम होता है, या 3.4 नैनोमीटर इसका पिच होता है। एक टर्न में हमारे पास में 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है हमारे पास में, या तो 0.34 नैनोमीटर होगा, और एंगस्ट्रॉम में देखते हैं तो 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा। और इस पे भी आपके काफी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए। इसमें मैं आपको सवाल बता देती हूँ एक बार कि क्या क्या सवाल आए हैं। एक तो आपके पास सवाल आया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर में स्ट्रैंड्स कैसे होते हैं, तो एंटी पैरेलल होते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। 2024 का ही हमारे पास में सवाल था। आपसे पूछा एक मॉलिक्यूल में 68 एंगस्ट्रॉम है तो कितने बेस पेयर्स होंगे हमारे पास में। डीएनए मॉलिक्यूल का लेंथ क्या है, 68 एंगस्ट्रॉम है, बेस पेयर्स निकालने को बोला है। तो नंबर ऑफ बेस पेयर किसके बराबर होते हैं, टोटल लेंथ जो है डीएनए का डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर। तुम्हें पता है डीएनए में एडजेसेंट बेस पेयर का डिस्टेंस तो हमेशा सेम रहेगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम है या 0.34 नैनोमीटर है। क्योंकि यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में गिवन है तो आप ये वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे 68 एंगस्ट्रॉम टोटल लेंथ थी हमारे पास में। एडजेसेंट बेस पेयर का डिस्टेंस कितना, 3.4 है हमारे पास में। डिवाइड करा तो अपने पास में कितना आ गया, 20 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास में ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दिया है। आपको पूछा कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो तुम्हें पता है ये एक न्यूक्लियोटाइड है, सेकंड न्यूक्लियोटाइड है, इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। तो ये हो गया पहला बॉन्ड, ये हो गया हमारा दूसरा बॉन्ड, ये हो गया हमारा तीसरा बॉन्ड। सेम सामने भी आपके इस तरीके से 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट है हमारे पास में। टोटल कितने बॉन्ड्स हो गए आपके पास में, 6 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स हो गए। इसमें पूछा हाउ मेनी बेस पेयर्स आर देयर इन ईच हेलिकल टर्न, कितने बेस पेयर्स होते हैं, आपको पता है 10 बेस पेयर्स होते हैं। डिस्टेंस कितना होता है अपने पास में, 0.34 नैनोमीटर होता है या 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा और क्या होता है, स्टैकिंग इंटरैक्शन होता है, जो अभी हम देखेंगे। स्टैकिंग इंटरैक्शन, जो बेसिस होते हैं एक दूसरे के ऊपर में स्टैक होते हैं, ये भी इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एक और सवाल आपसे पूछ लिया, नेम द कोवेलेंट बॉन्ड डिपिक्टेड ए एंड बी आपसे पूछा है। तो तुम्हें पता है ये तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस है अपने पास में, ये आपका 5th नंबर का कार्बन है, इससे फॉस्फेट ग्रुप कौन से अटैच होता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से अटैच होता है। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड है, दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड हो गया आपके पास में, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो गया। कितने प्यूरिन्स प्रेजेंट है इस स्टिक डायग्राम में, तो प्यूरिन्स क्या होता है, एडेनिन ग्वानिन, एक एडेनिन हो गया एक ग्वानिन हो गया, ठीक है।
अब आपको पूछा है ड्रॉ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ गिवन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, गिवन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का आपसे केमिकल स्ट्रक्चर पूछा है, तो इसका केमिकल स्ट्रक्चर आप बना के बता सकते हो आसानी से कि एक नाइट्रोजनस बेस है अपने पास में, इसके ऊपर में ये का, तो ये आप बना के बता सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब आपको सेम ये एक और दे दिया है, आपके पास में क्या है, ये आपकी शुगर है हमारे पास में, ये फॉस्फेट है, ये बेस है, आपसे पूछा है शुगर और बेस के बीच का बॉन्ड कौन सा है, तो आपको पता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। तो अब देखा ये एक सिंगल डायग्राम में लेबलिंग करने से आप इतने सारे सवाल के जवाब आसानी से दे पाते हो। अब सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहता है कि डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए बनना होता है ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन बनना होता है हमारे पास में ट्रांसलेशन, जो सेंट्रल डॉग्मा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। अब अपना डीएनए इतना बड़ा है, 2.2 मीटर लंबा है, इसको 10.6 -6 मीटर की जो न्यूक्लियस है इसके अंदर में कैसे फिट करेंगे, तो इसको न्यूक्लियस के अंदर में फिट कैसे करते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर तो बहुत आसान है, क्योंकि प्रोकैरियोट के अंदर में न्यूक्लियस तो है नहीं, तो वो न्यूक्लियॉइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कुछ पॉजिटिव प्रोटीन्स होते हैं उनके अराउंड, उनके साथ में कॉइल होकर न्यूक्लियॉइड की फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगा। अब यूकैरियोट में थोड़ा अलग होता है, यूकैरियोट में जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए होता है, ये हिस्टोन ऑक्टामर पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन से बना हुआ अपने पास में कोर होता है, उसके अराउंड रैप होता है हमारे पास में, एंड इस तरीके से 2.2 मीटर के डीएनए को हम क्या करते हैं, आप लपेटोगे और उसको आप क्या करते हो न्यूक्लियस के अंदर में फिट कर पाते हो। अभी हिस्टोन ऑक्टामर को अगर हम एम्पलीफाई करके देते हैं तो ऑक्टामर मतलब 8 अपने पास में मॉलिक्यूल है, तो 2 H3 हमारे पास में, 2 H4 है, H2A है एंड H2B हमारे पास में होते हैं, ये अपने पास में क्या है साइड में लिंकर डीएनए मॉलिक्यूल है हमारे पास में। अब इस ये मिलके क्या बनाता है, एक न्यूक्लियोसोम, तो ये किसका स्ट्रक्चर है, एक न्यूक्लियोसोम का हमारे पास में स्ट्रक्चर होता है। हिस्टोन बेसिक प्रोटीन से मिलकर बना हुआ था, बेसिक प्रोटीन कौन से होते हैं, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन होते हैं, ये आप ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हो। एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में कितना बेस पेयर होता है, डीएनए हेलिक्स का 200 बेस पेयर होता है हमारे पास में, इनका फर्दर कॉइलिंग करके क्या बन जाता है, इनसे क्रोमैटिन बनता है, क्रोमैटिन का कॉइलिंग करते हैं हमारे पास में, तो क्या बन जाता है, इस तरीके से हमारे क्रोमोसोम बन जाते हैं। अब इसके अंदर में सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन से ही नहीं होता, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स भी होते हैं जो इसकी और फर्दर पैकेजिंग के अंदर में, कॉइलिंग के अंदर में हेल्प करते हैं। इनका रोल भी पूछा जा चुका है कि नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन का रोल क्या होता है, तो क्रोमैटिन को हायर लेवल पे कॉइलिंग के अंदर में पैकेजिंग के काम में आते हैं हमारे पास में। अब क्रोमैटिन दो तरीके के हैं, एक है यूक्रोमैटिन, एक है हीट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन लूजली पैक्ड होते हैं, लाइटली स्टेन्ड होते हैं हमारे पास में, जबकि हीट्रोक्रोमैटिन डेंसली पैक्ड होते हैं एंड डार्कली स्टेन्ड होते हैं। ये जो यूक्रोमैटिन है क्योंकि लूज है तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, हीट्रोक्रोमैटिन क्योंकि बहुत डार्क है, आप ये समझ लो डार्क लोग, जो लोग ज्यादा अंधेरे में रहते हैं वो कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। तो हीट्रोक्रोमैटिन कैसा है, डार्क होता है, डार्क में रहता है तो इनएक्टिव होता है, याद करने का तरीका बता रही हूँ, है ना। यूक्रोमैटिन कैसा है, बहुत लाइट होते हैं तो बहुत एक्टिव रहते हैं अपने पास में। अब इन पे बहुत सारे सवाल तुम्हारे पास में आए हैं। पहला तो क्या है कि डीएनए की लेंथ इतनी बड़ी होती है न्यूक्लियस से, तो किस तरीके से पैकेजिंग होता है यूकैरियोट्स के अंदर में, तो आप बता दो कि हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड रैप होता है ये, है ना। तो ये सारा आपको डिस्क्राइब कर देना है। हिस्टोन कोर जो होता है वो क्या होता है, तो आपको पता है ऑक्टामर होता है। अब यही वाला न्यूक्लियोसोम वाला डायग्राम तुम्हें दे दिया, आपको बोला आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करो, तो ये क्या न्यूक्लियोसोम है, पी क्या है, डीएनए है, क्यू क्या हिस्टोन ऑक्टामर है, राइट द नेचर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन आर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, दे आर बेसिक इन नेचर। यूक्रोमैटिन एंड हीट्रोक्रोमैटिन में डिफरेंस आप बता सकते हो, लूजली पैक्ड है, लाइटली स्टेन्ड एक्टिव है, डेंसली पैक्ड है, डार्कली स्टेन है, इनएक्टिव होता है हमारे पास में। तीनों आप डिफरेंसेस बता दोगे। अब समझ आया किस तरीके से ये बेनिफिशियल होगा, क्योंकि तुम देख सकते हो कि आपके क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। अब सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। तो सबसे पहला है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ का था। फ्रेडरिक ग्रिफिथ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे काम कर रहे थे। अब इन्होंने क्या करा, इसकी दो स्ट्रेन थी, एक थी एस स्ट्रेन, एक थी आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन स्मूथ थी अपने पास में, पॉलीसेकेराइड कोट की प्रेजेंस के कारण वायरोलेंट थी, डिजीज कॉज करती थी, निमोनिया कॉज करती थी, डेथ हो जाती थी। आर स्ट्रेन रफ थी, ए वायरोलेंट थी, पॉलीसेकेराइड कोट इसके अंदर में प्रेजेंट नहीं था, तो जब इसको इंजेक्ट करते थे तो निमोनिया नहीं होता था, माइस की डेथ नहीं होती थी हमारे पास में, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, जब एसिस्ट्रेन इंजेक्ट करा तो माइस मर गया, आरस्ट्रेन इंजेक्ट करा तो माइस जी गया, तो इन्होंने इस एसिस्ट्रेन को हीट किल करा, माइस में इंजेक्ट करा तो माइस जिंदा रहा। हीट किल एसिस्ट्रेन को जब आरस्ट्रेन के साथ में इन्होंने मर्ज करा तो क्या हुआ, तो भी माइस की डेथ हो गई, जबकि आरस्ट्रेन तो ए वायरोलेंट था, है ना, और हीट किल कर दिया एसिस्ट्रेन को तो ये भी ए वायरोलेंट, तो माइस की डेथ तो होनी नहीं चाहिए थी। और इसकी डेड बॉडी में से लाइव एस बैक्टीरिया हमारे पास में मिले,
तो इन्होंने क्या कहा था, इनका कहना था कि कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था जो हीट के एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन के अंदर में गया, जिसने आर स्ट्रेन को वायरुलेंट बना दिया और इस वजह से माइस को निमोनिया होकर उसकी डेथ हो गई। अब इस बेसिस पे आपका सवाल ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल तो बहुत आसान था कि आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा। आजकल आपसे पूछता है कि किसने बताया था कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो थर्मली स्टेबल है, ये एक्सपेरिमेंट किसने करा था? तो ये वाला एक्सपेरिमेंट फ्रेडरिक ग्रिफिथ का ही था। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब ही यही हो गया कि हीट भी उस जेनेटिक मटेरियल को किल नहीं कर पा रही है, वो जेनेटिक मटेरियल ऐसा का ऐसा रहा। क्योंकि हीट ने क्या करा, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग तो कर दिया एट अ टाइम, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर दिया, बट वो वापस क्या हो गए, रीयूनाइट हो गए हमारे पास में, है ना, कंडीशन आने के ऊपर में। तो ये आपका थर्मल स्टेबिलिटी पे पूछ लेता है, आज का सवाल इस तरीके से घुमा के देता है। फिर आपसे पूछा एक्सप्लेन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट क्या था, तो आप ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट बता दोगे। फिर उन्होंने पूछा एवरी मैकली और मैककार्टी ने बायोकेमिकल नेचर कैसे बताया था जेनेटिक मटेरियल का, तो अब आ गया एवरी मैकली और मैककार्टी का। इन्होंने क्या करा है, जो हीट किल एस सेल थी, ठीक है, अब इन हीट किल एस सेल को इन्होंने लिया, इनके अंदर में एक बार प्रोटीनेज ऐड करा, एक बार आरएनएज ऐड करा, एक बार डीएनएज ऐड करा, ठीक है। प्रोटीनेज ऐड करा तो प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, आरएनएज ऐड करा तो आरएनए डाइजेस्ट कर दिया, डीएनएज ऐड करा तो डीएनए डाइजेस्ट हो गया। अब इन्होंने लाइव आर सेल यहाँ पे ऐड करी, ठीक है, इन्होंने इस कल्चर को छोड़ दिया, तो इन्होंने देखा कुछ देर बाद में इसमें लाइव एस सेल अपीयर हो गई, लाइव एस सेल अपीयर हो गई, दैट मीन्स क्या हो गया, अपनी जो आर एस सेल से कुछ ऐसा चीज था जो आर सेल में ट्रांसफर हुआ, जेनेटिक मटेरियल, जिन्होंने आर सेल को एस सेल में ट्रांसफॉर्म कर दिया। दैट मीन्स प्रोटीन हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं था, वरना प्रोटीन के मरने पे तो ये नहीं हो पाता। आरएनए ऐड करा तो भी सेम हुआ, लाइव एस सेल अपीयर हो गई, बट जब डीएनए हमने ऐड करा तो हमारे पास लाइव एस सेल अपीयर नहीं हुई। तो इन्होंने कहा कि एस सेल से डीएनए ही था जो आर सेल में ट्रांसफर हो रहा था, जो आर सेल को एस सेल के अंदर में कन्वर्ट कर रहा था। हालांकि इन्होंने कह दिया था कि डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है, बट सारे बायोलॉजिस्ट ने फिर भी नहीं माना। अब एकदम बिना डाउट वाला प्रूफ किसने दिया था, अल्फ्रेड हर्शे, मार्था चेज ने दिया था, जिनके प्रूफ को सबने माना था। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने सल्फर 35 किया, सल्फर 35 के अंदर बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराया, जब सल्फर 35 में बैक्टीरियोफेज से ग्रो कराया तो इनको प्रोटीन कोड रेडियो लेबल हो गया, ठीक है। एक को इन्होंने फास्फोरस 32 के अंदर में ग्रो कराया, जब फास्फोरस 32 में ग्रो कराया तो फास्फोरस कहाँ प्रेजेंट था, फास्फेट ग्रुप डीएनए में प्रेजेंट था, तो डीएनए रेडियो लेबल हो गया। अब इन्होंने इन्फेक्शन कराया, ब्लेंडिंग कराया, सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद में क्या हुआ, ये जो बैक्टीरियोफेज था, ये जो बैक्टीरियल सेल थी, इससे अलग हो गया। अब आपको ये देखना है कि क्या बैक्टीरियल सेल के अंदर में अगर जेनेटिक मटेरियल होता प्रोटीन, तो प्रोटीन बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर होता और बैक्टीरियल सेल में रेडियो एक्टिविटी मिलती। बट इन्होंने जब रिजल्ट देखा तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे जो ऊपर फ्लोट कर रहा था प्रोटीन, वहां पे रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट थी हमारे पास में, बट नीचे हमारे पास में सरफेस में जो सेल्स थी वहां पे बिल्कुल भी रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। तो सेल में रेडियो एक्टिविटी नहीं थी, दैट मीन्स प्रोटीन ट्रांसफर नहीं हुआ, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल हमारे पास में नहीं है। जबकि इस केस में जहां पे आपने फास्फोरस से रेडियो लेबल करा था, वहां पे आपको रेडियो एक्टिविटी सेल्स में डिटेक्ट हुई नीचे, ऊपर सुपरनेटेड में कोई भी रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं हुई, सेल्स में डिटेक्ट हुई, मतलब इस बैक्टीरियोफेज ने डीएनए को सेल के अंदर में ट्रांसफर करा था आपके पास में। ये आपका हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट था। इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, इसके 3 स्टेप थे। अब ये का ये डायग्राम बना के तुम्हें 2025 के अंदर में दे दिया। आपको पूछा करेक्ट डिपिक्शन क्या है सेंट्रीफ्यूज एक्सपेरिमेंट के सेटअप का, तो सेंट्रीफ्यूज एक्सपेरिमेंट के सेटअप का करेक्ट क्या था कि सेल्स के अंदर में जब सल्फर 35 से आपने करा था, सल्फर 35 से करा तो सेल में कोई भी रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं हुई, रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेड में डिटेक्ट हुई। जब फास्फोरस 32 से करा तो रेडियो एक्टिविटी सेल के अंदर में डिटेक्ट हुई, सुपरनेटेड में डिटेक्ट नहीं हुई। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन था। इसलिए एक एक डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट समझना जरूरी है, रट्टा लगाने से कुछ भी नहीं होने वाला है बच्चों, है ना। तो इस प्रूफ के बाद पता चल गया आपको कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। कुछ वायरसेस हैं जहाँ पे आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे कि होता है टबैको मोज़ेक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेजिस, इनके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए ऑल्दो प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है, बट आरएनए मैसेंजर का फंक्शन करता है, एमआरएनए हम पढ़ेंगे अडाप्टर का फंक्शन करता है, जो हमारा टीआरएनए होता है कैटलिस्ट का फंक्शन परफॉर्म करता है हमारे पास में, है ना। तो ये सब फंक्शन परफॉर्म करता है। क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल होने का, पहला तो वो रेप्लिकेट करना चाहिए, दूसरा स्टेबल होना चाहिए केमिकली स्ट्रक्चरली, बहुत स्लो चेंजेस भी अलाउ करना चाहिए, म्यूटेशंस, एंड अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस भी करना चाहिए। ये सारे फीचर्स हैं हमारे पास में। अब डीएनए ही क्यों बेटर जेनेटिक मटेरियल है, ये भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर में क्वेश्चन आ चुका है। डीएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल है, पहला तो स्टेबिलिटी के कारण में, और ये ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट ने भी प्रूव कर दिया
कि हीट भी उसको नहीं मार पाई, हीट ने उसको सेपरेट करा बट वापस वो रियूनाइट हो गया डीएनए हमारे पास में, तो जेनेटिकली बहुत स्टेबल है। दूसरा, जो आरएनए है हमारे पास में, आरएनए के अंदर एक एक्स्ट्रा जो सेकंड नंबर का कार्बन होता है वहां पे ओएच ग्रुप है, ये एक्स्ट्रा ओएच ग्रुप इसको ज्यादा रिएक्टिव बनाता है। आरएनए के अंदर में थाइमिन की जगह क्या प्रेजेंट होता है, यूरासिल, यूरासिल भी इसको ज्यादा रिएक्टिव बनाता है हमारे पास में, इसलिए आरएनए अनस्टेबल होता है, फास्टर रेट पे म्यूटेट करता है। वायरसेस, इसलिए आपने देखा वो कोविड वगैरह होता है, वो जल्दी जल्दी म्यूटेट होते हैं, उनके स्ट्रेन चेंज होते रहते हैं हमारे पास में। वायरसेस के अंदर आरएनए जीनोम होता है, तो उनकी लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता है, म्यूटेट करते हैं, फास्टर इवॉल्व करते हैं। अगर तुम्हारे में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता तो तुम्हारे भी लाइफ स्पैन छोटा होता, तो म्यूटेट ही करते रहते हैं। आज तुम्हारी शक्ल कुछ और है, कल कुछ और होती, तुम चेंज ही होते रहते, तुम्हारी मम्मी तुम्हें पहचान ही नहीं पाती कि तुम कौन हो। हाँ, ऐसा ही होता। तो इसलिए हमारे अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए प्रिफर्ड जेनेटिक मटेरियल होता है बट प्रोटीन मशीनरी आरएनए के अराउंड रिवॉल्व होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि डीएनए से डायरेक्टली प्रोटीन तो बनता नहीं है, डीएनए से पहले आरएनए बनता है, उस आरएनए से प्रोटीन बनता है हमारे पास में, ठीक है। तो डीएनए आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर सकते हैं, बट डीएनए ज्यादा स्टेबल है इसलिए वो प्रेफर किया जाता है। असर्शन कहता है कोविड-19 वायरस को शॉर्टर लाइफ स्पैन है, इवॉल्व होता है, बिल्कुल सही है। आरएनए अनस्टेबल होता है, म्यूटेट होता है फास्टर रेट, एकदम सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है हमारे पास में। दूसरा 24 का आपके पास में एक और सवाल है, 23 का सवाल था, 24 का है आरएनए अनस्टेबल होता है, म्यूटेट होता है फास्टर रेट, सही है। रीजन कहता है प्रेजेंस ऑफ 2 प्राइम ओएच मेक्स इट लेबाइल एंड इजीली डिग्रेडेबल, ये भी असर्शन एंड रीजन बहुत सही है, रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है हमारे पास में। अब शुरुआत में आरएनए जेनेटिक मटेरियल था, डीएनए तो बाद में आरएनए से इवॉल्व हुआ था हमारे पास में, पहले सारा वर्ल्ड आरएनए के अराउंड ही रिवॉल्व करता था हमारे पास में। आरएनए एक कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करता है, रिएक्टिव है, अनस्टेबल है हमारे पास में, इसलिए आरएनए से डीएनए इवॉल्व हुआ, डीएनए स्टेबल है, डीएनए के अंदर इवन रिपेयर का भी प्रोसेस हमारे पास में होता है। अब वॉटसन एंड क्रिक जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था, इन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बताया, इन्होंने कहा कि पेरेंटल स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं हमारे पास में एंड नया स्ट्रैंड हमारे पास में सिंथेसाइज होगा, तो सेमी कंजर्वेटिव होता है, आधा हमारे पास में पेरेंटल कॉम्बिनेशन होगा, आधा हमारे पास में नया कॉम्बिनेशन आता है, तो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है। बट सिर्फ बोलने से तो कुछ भी नहीं होता, प्रूव भी करना पड़ता है हमारे पास में। तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है, इसको प्रूव करा मीजल्सन एंड स्टॉल ने अपने एक्सपेरिमेंट से इसको प्रूव करके बताया था कि सेमी कंजर्वेटिव कैसे होता है। तो इन्होंने क्या कराया, सबसे पहले इकोलाई को इन्होंने ग्रो कराया N15 मीडियम के अंदर में, हेवी आइसोटोप जो था उसके अंदर ग्रो कराया इन्होंने, तो सारे के सारे हमारे पास में हेवी टाइप ऑफ डीएनए आ गए। अब इन्होंने इसको लाइट आइसोटोप जो था नाइट्रोजन का N14 के अंदर में ग्रो कराया, तो अपने पास में ये जो हैवी वाले थे दोनों स्ट्रैंड लाल वाले सेपरेट हुए हमारे पास में, और नया स्ट्रैंड ग्रीन कलर का बनेगा तुम्हारे पास में। तो आपके पास में कैसे आ गए, देखो ऊपर शिफ्ट हो रहा है ये मैन, तो अपने पास में अब N15 N14 वाले हाइब्रिड आ गए, सारे के सारे हाइब्रिड आ गए। अब 20 मिनट बाद फिर इक्वलाई डिवाइड करेगा, तो फिर चारों स्ट्रैंड सेपरेट हुए, तो दो लाल बैंड थे अपने पास में, दो ग्रीन बैंड थे। अब नया, क्योंकि तुम N14 में ग्रो करा रहे हो, तो नया बैंड सारा आप ग्रीन कलर के लगा दोगे, तो आपके पास में 50% तो ये देखो लाइट वाले आ गए अपने पास में, 50% तुम्हारे पास में हाइब्रिड वाले आ गए, ठीक है। अब तुम इसको फिर 60 मिनट बाद में अगर आप ग्रो कराते हो, इधर देखो मैंने ये पहले पहले भी मैं समझा चुकी हूँ, अगर तुम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला लेक्चर देख चुके हो तो तुम्हें पता होगा, है ना। 60 मिनट बाद में अगर तुम इसको देखते हो तो वापस तुम इन स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर दोगे, तो 60 मिनट बाद में तुम्हारे पास हाइब्रिड 25% बचेगा आपके पास में, एंड लाइट का अमाउंट कितना हो जाएगा आपके पास में, 75% हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे आप देखते हो, इधर आपने देखा तो इधर आपके पास में हाइब्रिड के कितने बैंड है, हाइब्रिड के आपके पास में दो बैंड है, लाइट के आपके पास में दो बैंड है, 50-50 दोनों का यहाँ पे आपके पास में है। अब नेक्स्ट के अंदर अगर आप देखते हो आपके पास में है ना, तो जो आपके जो लाल वाला बैंड है वो तो दो ही है ना आपके पास में, सारे सेपरेट होंगे, तो 8 में से आपके पास में 6 होंगे लाइट वाले, दो बचेंगे हाइब्रिड वाले। तो धीरे धीरे करके, क्योंकि आप लाइट के अंदर में ग्रो करा रहे हो, आपके पास में हाइब्रिड का परसेंटेज कम होता जाएगा, लाइट का परसेंटेज बढ़ता जाता है। 80 मिनट बाद में अगर आप देखोगे तो 80 मिनट बाद में यहाँ पे 8 बैंड थे, 8 बैंड के डबल कर दो, 16 बैंड तुम्हारे पास में हो जाएंगे। 16 बैंड में से हाइब्रिड के आपके पास में दो ही बैंड रहेंगे, क्योंकि हाइब्रिड का स्टार्टिंग वाला जो हैवी वाला था अपने पास में दो ही था, तो आपके पास में इसमें 14 बैंड लाइट के होंगे, दो बैंड आपके पास में हाइब्रिड के रह जाएंगे। और फिर इसके बाद में देखोगे आप, तो इस तरीके से आप 1 बाय 1 करके 16 बैंड यहाँ पे थे, नेक्स्ट में 32 बैंड होंगे, तो हाइब्रिड के दो ही रहेंगे, 30 लाइट के बैंड होंगे, फिर 32 का डबल कर दो 64, तो हाइब्रिड के दो ही रहेंगे, बाकी किसके रहेंगे, लाइट के रहेंगे। तो इस तरीके से आप बैंड्स कैलकुलेट कर सकते हो। ये वाला कॉन्सेप्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि तुम्हारा सीबीएसई का ये सवाल आया, जो मैं अभी आगे तुम्हें बताने वाली हूँ। मीजल्सन एंड स्टॉल ने एक्सपेरिमेंट करा था 80 मिनट के लिए, बस इसने 80 मिनट को थर्ड जनरेशन कहा है,
और थर्ड जनरेशन में इसने आपसे रेशियो पूछा N15 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 14 एंड 14 14 का। तो अपनी थर्ड जनरेशन बच्चों ये वाली, ऑल्दो 18 मिनट बाद में आपकी फोर्थ जनरेशन आती है, बट इसने थर्ड जनरेशन के रेस्पेक्ट में पूछा है। थर्ड जनरेशन में आपके 6 बैंड है लाइट के, 2 बैंड है आपके हाइब्रिड के, और हैवी के तो कोई भी बैंड ही नहीं है अपने पास में। तो N15 हैवी हो गया तो 0 बैंड है, N15 N14 हाइब्रिड हो गया, हाइब्रिड के 2 बैंड है, N14 अपना लाइट हो गया, इसके 6 बैंड है, तो कितना हो गया 013 अपना आंसर हो जाएगा। 2025 का सवाल था। अब तुम्हारे पास सवाल आया है 2024 का, और बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन था आपका, है ना। इसमें इसने क्या बोला, इकोलाई को आप N14 मीडियम के अंदर में पहले ग्रो कर रहे हो, उसके बाद में आप उसको 6 जनरेशन तक N15 के अंदर में ग्रो कर रहे हो। जस्ट रिवर्स कर दिया है। मतलब अगर तुम्हें ये कंसेप्ट समझ आया होता ना पूरा किस तरीके से करा है, पहले यहाँ पे N14 के अंदर में पहले N15 में ग्रो करा लेता, फिर N14 में ग्रो कराया। इसने एग्जाम में उल्टा दिया, इसने बोला पहले N14 में ग्रो कराया, बाद में सारी जनरेशन में N15 में ग्रो करा रहा है। अगर ये कंसेप्ट पूरा क्लियर था तो आप आसानी से कर पाओगे किस तरीके से करना है ना। अगर और भी इसको डिटेल में देखना है तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ पिछले लेक्चर्स के अंदर में। तो यहाँ पे आपने बना के देखा, तो सबसे पहले इसने क्या बोला, N14 में ग्रो करा लिया, तो दोनों बैंड N14 वाले हैं। जब N15 में ग्रो कराया तो N14 वाले ब्लू कलर के बैंड सेपरेट हुए, नया बैंड लाल कलर का आ गया, मतलब आपकी फर्स्ट जनरेशन में आपको हाइब्रिड मिल गए। सेकेंड जनरेशन में आपने देखा तो सेकेंड जनरेशन में वापस आप N15 में ही ग्रो करा रहे हो, तो आपके 2 लाल कलर के बैंड है हमारे पास में, ठीक है। ये चारों बैंड सेपरेट होंगे एक दूसरे से, तो 2 ब्लू कलर के बन गए, 2 ही रेड कलर के बैंड यहाँ पे है हमारे पास में। नए बैंड सारे रेड कलर के होंगे, तो आपको क्या मिल गया, 50% हाइब्रिड मिल गया। 50% तुम्हें क्या मिला, क्योंकि लाल वाला क्या है, हैवी है, तो ये क्या हो गया, हैवी है यहाँ पे, ठीक है। अब आपने थर्ड जनरेशन में कराया तो सेम करते जाओ बेटा, क्योंकि यहाँ पे आप इसको हैवी में ग्रो करा रहे हो, तो हाइब्रिड का परसेंटेज कम करते जाओ, हैवी का परसेंटेज बढ़ाते जाओ। तो हैवी का परसेंटेज कितना हो जाएगा अपने पास, 75 हो गया, हाइब्रिड का 25 हो गया। नंबर ऑफ बैंड्स आपको पता ही है, नंबर ऑफ बैंड्स 8 बैंड्स है, ठीक है, 8 बैंड्स आएंगे। तो 8 में से 2 हाइब्रिड के रहेंगे, 6 किसके हो गए अपने पास में, 6 हेवी के हो गए। नेक्स्ट जनरेशन में आपके 8 बैंड थे, यहाँ पे 8 बैंड के जस्ट डबल 16 बैंड हो जाएंगे, 16 में से 2 हाइब्रिड के रहेंगे, 14 आपके हेवी के हो गए। फिर फिफ्थ जनरेशन में आपके कितने हो जाएंगे, 16 के डबल 32 बैंड होंगे, 32 बैंड में से 2 बैंड हाइब्रिड के, 30 बैंड हेवी के। अब 64 कर दो, 2 बैंड हाइब्रिड के रहेंगे, 62 हेवी के रहेंगे। अब सिक्स जनरेशन में पूछा है कि क्या है, तो हेवी और हाइब्रिड का रेशियो कितना आएगा, 31:1 आएगा अपने पास में। तो ये आपका आंसर हो गया, हैवी और हाइब्रिड का रेशियो 31:1, सी है इसका आंसर। 2024 का क्वेश्चन था, और ऐसा क्वेश्चन था कि गलती करके आ जाते आप, बट बहुत ही आसान सवाल था ये वाला, अगर तुम्हें पता है। इतना कैलकुलेशन करने का भी तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हें बैंड का ये याद ही कर लो ना कि क्या रेशियो रहता है आपके पास में, तो आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इसलिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ये वाला सवाल पूछ लिया इनके बेसिस पे। करेक्ट डिपिक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय मीजल्सन एंड स्टॉल टू प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली आफ्टर 40 मिनट, 40 मिनट के बाद में। तो 40 मिनट के बाद में क्या होता है, 50-50% होता है, 50% लाइट होता है, 50% हाइब्रिड होता है। तो ये हो गया अपना ए, 50% लाइट 50% हाइब्रिड हमारे पास में होता है। तो डायग्राम्स बना के प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से कर पाओगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आया, मिल्सन एंड स्टॉल ने एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करा डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर में, कौन से 2 टाइप के नाइट्रोजन यूज करें, N14 N15 यूज करें, क्यों यूज करें, क्योंकि इनको डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पे हम सेपरेट कर सकते थे। व्हाई डिड दे टेक इकोलाई सैंपल को इंटरवल पे क्यों लिया, क्योंकि हर 20 मिनट के बाद में वो रेप्लिकेट करता है, नया डीएनए बनाता है, रेप्लिकेट कर जाएगा। सीजियम थोड़ा डेंसिटी ग्रेडियंट का क्या है कि डेंसिटी के बेसिस पे N14 N15 को सेपरेट कर देगा। क्या कंक्लूजन पे ये अराइव हुए थे, इनका कंक्लूजन क्या है कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है हमारे पास में, यही इनका कंक्लूजन था हमारे पास में, ठीक है। इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड, इक्वल अमाउंट ऑफ लाइडीन हमारे पास में होता है। सेम एक्सपेरिमेंट रेडियो एक्टिव थाइमेडीन को यूज करके विशाखाबाबा टेलर एंड कलीग ने करा था 1958 के अंदर में। अब हमारे पास में क्या था, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हम यूज करते हैं। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को एज ए सबस्ट्रेट यूज करता है, एंड एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट 2 पर्पस सर्व करता है, पहला तो सबस्ट्रेट एक्ट करता है, दूसरा एनर्जी भी प्रोवाइड करता है पॉलीमराइजेशन के लिए। यही सवाल आपसे पूछ लिया, क्या सबस्ट्रेट है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के लिए, तो आपको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट दे दिया, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट भी दे दिया। तो याद रखना है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट डीएनए का
डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का सबस्ट्रेट होता है। जब आरएनए की बात होगी तो ये राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आ जाएगा हमारे पास में, है ना। तो बहुत ही आसान है, बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए अपने पास में। अब अगर हम डीएनए का बात करें तो डीएनए क्योंकि इतना लंबा है तो एक छोटे से पोर्शन रेप्लिकेशन फोक में ही वो क्या होता है, ओपन होता है, वहां पे रेप्लिकेशन प्रोसेस हमारा होता है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही पॉलीमराइजेशन करता है। यहाँ पे हमारे पास में दो स्ट्रैंड होते हैं, एक टेम्पलेट होता है जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम से 5 प्राइम होती है, इस पे कंटीन्यूअस सिंथेसिस होता है। एक स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम से 3 प्राइम होती है, इस पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है। डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में होगा, जिनको हम डीएनए लाइगेज की मदद से क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, है ना। तो ये डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हमारे पास में होता है, जिनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। हम डीएनए लाइगेज की मदद से इनको सील कर देते हैं। अगर ये तुम्हें समझ नहीं आया है तो एनिमेटेड वीडियो की मदद से मैं पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ, तो वहां जाके आप और डिटेल में समझ सकते हो। अब आपको इस पे 2025 में सवाल दिया, रेप्लिकेशन फोर्क्स दे दिया आपसे, आपको पूछा कौन सा करेक्ट रेप्लिकेशन फोर्क है हमारे पास में। इससे पहले ये वाला डायग्राम देख लो ताकि तुम बता पाओगे। तो जो 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला था, इस पे कंटीन्यूअस सिंथेसिस होगा, तो देख लो कंटीन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है। ये जो 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला था, इस पे हमारा डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है। क्यों इसको हम कंटीन्यूअस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फोक इस डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, अपना डीएनए इस डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, तो इसको हम मानेंगे हमारा डायरेक्शन, ठीक है। तो ये फोक ओपनिंग के डायरेक्शन में रहता है कंटिन्यूअस हो गया, फोक ओपनिंग डायरेक्शन के ऑपोजिट में रहता है डिसकंटिन्यूअस है, जिसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे लाइगेज की मदद से। अब आपको यही ना, फोक ओपनिंग आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है, 3 प्राइम से 5 प्राइम ये है, तो ये कंटिन्यूअस है, ये वाला आपका डिसकंटिन्यूअस है। सेकंड वाला ऑप्शन अपना सही है। कौन सा एंजाइम हम यूज करेंगे इन फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए, तो डीएनए लाइगेज एंजाइम हम यूज करते हैं इन फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए। और ये वगैरह का इंपॉर्टेंस आपको ऑलरेडी पता है हमारे पास में, तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। अब ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आप क्या बना रहे हो, आरएनए बना रहे हो, है ना। डीएनए से जब हम आरएनए बना रहे हैं तो हमारे पास में दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के अंदर में, है ना। डीएनए के अंदर में अपने पास में दो स्ट्रैंड होंगे, तो इसकी 3 प्राइम से 5 प्राइम पोलैरिटी होती है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास में सीक्वेंस बनता है। अभी मैं अच्छे से बताऊंगी अपने पास में। अब दोनों स्ट्रैंड कॉपी क्यों नहीं होते हमारे पास में, अगर दोनों स्ट्रैंड डीएनए की कॉपी होने लगे तो दो आरएनए बनेंगे हमारे पास में, जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, दोनों एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेंगे एंड ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। अगर ट्रांसलेट भी करता तो ये अलग टाइप का प्रोटीन बनाएगा, ये अलग टाइप का प्रोटीन बनाएगा, और हमारी जो मशीन है, तुम्हारा जो बॉडी है, उसके अंदर बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। अब एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में बहुत बार सवाल आएगा, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए का वो पार्ट है जो कि कन्वर्ट होगा हमारे पास में एंड क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाता है। इसमें प्रमोटर जीन होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है, टर्मिनेटर जीन हमारे पास में प्रेजेंट होता है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है हमारे पास में, राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को ज्वाइन करता है। इसके अंदर हमारे पास में क्या है, प्रमोटर रीजन है जो कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम अपस्ट्रीम प्रेजेंट होता है, टर्मिनेटर रीजन कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम डाउनस्ट्रीम प्रेजेंट होता है। बीच में हमारे पास में स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होते हैं इधर, ठीक है। इस पे भी आपका सवाल पूछ चुके हैं कि क्या क्या होता है अपने पास में, ये लेबलिंग के लिए आ चुका है। तो अब इसका आप देखते हो तो आपको 2017 में बोला कोडिंग एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड में आपको डिफरेंस बताना है। तो कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होती है, 5 प्राइम से 3 प्राइम होती है। टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 प्राइम से 5 प्राइम होती है। टेम्पलेट स्ट्रैंड का और आरएनए का सीक्वेंस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है हमारे पास में। कोडिंग स्ट्रैंड किसी को भी कोड नहीं करता है, बट इसका सीक्वेंस आरएनए से एग्जैक्टली सेम होता है। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा, यूरासिल आ जाता है हमारे पास में। तो यहाँ पे टी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा हमारे पास में आरएनए के अंदर में। एक बार मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से होता है। अगर तुम्हारे पास में टीएसीजी 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 5 प्राइम से 3 प्राइम है, दैट मींस कौन सा स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है। अब इस कोडिंग स्ट्रैंड से मैं आरएनए बनाती हूँ, तो टी की जगह आ जाएगा यू, ए की जगह आ जाएगा ए, सेम रहेगा, एग्जैक्टली सेम रहेगा, है ना। अगर ये आपका 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला होता ना, ये वाला सीक्वेंस 3 प्राइम से 5 प्राइम होता, तो आप थाइमिन की जगह यहाँ पे क्या लगाते, एडेनिन लगाते। एडेनिन की जगह थाइमिन लगाना था तो आप यू लगाते, सी की जगह आप जी लगाते, जी की जगह आप सी लगाते, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आप बनाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पे बहुत बार सवाल आए हैं। ये देखो आपका सवाल आपको बोल दिया लेबलिंग करने के लिए कि सी क्या है, डी क्या है। तो सी क्या है हमारे पास में, सी आ गया हमारे पास में प्रमोटर, डी आ गया हमारे पास में टर्मिनेटर, ए 3 प्राइम से 5 प्राइम टेम्पलेट स्ट्रैंड आ गया, बी क्या आ गया आपका कोडिंग स्ट्रैंड आ गया। ये आइडेंटिफाई करने को बोला आपको, है ना। आपको क्या बोला, सी एंड डी का लोकेशन बताओ। सी का लोकेशन आपको पता है 5 प्राइम अपस्ट्रीम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, 3 प्राइम डाउनस्ट्रीम है टर्मिनेटर की अपने पास में। तो सी एंड डी का सिग्निफिकेंस भी आपको बताना है। प्रमोटर वो साइट जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा। टर्मिनेशन के ऊपर में अपना क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन का जो होता है टर्मिनेशन हो जाता है, रुक जाता है वो, है ना। तो ये आपके इंपॉर्टेंट सवाल है आपके पास में। और क्या सवाल आया हमारे पास में,
डीएनए का सीक्वेंस दे दिया आपको 5 प्राइम से 3 प्राइम कोडिंग स्ट्रैंड का, आपको आरएनए का सीक्वेंस पूछा एक्जैक्टली सेम होगा, सिर्फ थायमिन की जगह यूरासिल आ जाएगा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। इसमें से पूछा है कौन सा एमआरएनए ट्रांसलेट होगा 8 अमीनो एसिड वाली चेन के अंदर में, अभी मैं कोडोन बताऊंगी तब आप समझ पाओगे। बाकी इसका आंसर बी है आपके पास में, क्योंकि यूजीए स्टॉप कोडोन आ गया 3 का, हम बना के पेयर बना के और हम काउंट करते हैं कितने अमीनो एसिड हमारे पास में बन रहे हैं। ये और कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, ये सब मैं पहले के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, है ना। अब हमारे पास में आता है सिस्टोन। सिस्टोन क्या होता है? डीएनए का वो सेगमेंट जो एक पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है। यूकैरियोट्स मोनोसिस्टोनिक होते हैं, प्रोकैरियोट्स पॉलीसिस्टोनिक होते हैं। अब हमारे पास में क्या होता है, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है एग्जॉन्स के साथ साथ में इंट्रॉन्स इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं जो किसी भी चीज को कोड नहीं करते हैं। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट की हमें बताता है कि हमारी इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है इसका, कि शायद कभी भी इन इंट्रॉन्स का भी कुछ ना कुछ फंक्शन रहा होगा। अब हमारे पास में आरएनए 3 टाइप के हैं, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। एमआरएनए टेम्पलेट प्रोवाइड करता है हमारे पास में, जिससे क्या होंगे अपने प्रोटीन जो अमीनो एसिड्स हैं वो कोड होते रहते हैं। टीआरएनए अमीनो एसिड को लेके आता है, जेनेटिक कोड को रीड करता है। आरआरएनए का स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल होता है ट्रांसलेशन के टाइम पे। अब इसी पे आपका सवाल आया, आपसे पूछा तीनों आरएनए जो होते हैं इनका रोल क्या है ट्रांसलेशन प्रोसेस के टाइम पे, तो आपको ये जो लाइन है, ये 3 लाइन आपको बताने हैं तीनों का क्या क्या रोल होता है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हमारे पास में होता है। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, ये भी आपसे पूछा कितने होते हैं, है ना, सीबीएसई में, नीट वगैरह के सबसे सब में पूछा है आपसे। अब इसका सबसेट क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, इस पे भी सवाल आ गया। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो उसका सबस्ट्रेट क्या होता है अपने पास, राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होता है उसका सबस्ट्रेट। ये वाला डायग्राम अगर आप देखोगे अपने पास में, तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से आके बाइंड करेगा, बट सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। जब इनिशिएशन फैक्टर बाइंड होगा तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड होके इलोंगेशन प्रोसेस को स्टार्ट करता है, इलोंगेट होता जाएगा। जैसे ही अपने पास में रो फैक्टर जो है अपने पास में, जो टर्मिनेशन फैक्टर है आके बाइंड होगा टर्मिनेटर पे पहुंचते ही, तो क्या होगा, जो आरएनए बना है वो उससे डिटैच हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज भी डिटैच हो जाएगा एंड अपना डीएनए वापस क्या हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, सब कुछ रीजनरेट हो जाता है ऐसे के ऐसे। अब इसी डायग्राम पे आपका सवाल पूछ लिया कि एक्स क्या है, तो एक्स क्या है आपका प्रमोटर रीजन होगा हमारे पास में। वाई क्या होगा आपका, क्योंकि प्रमोटर है तो अपने पास में क्या होगा, सिग्मा फैक्टर होगा हमारे पास में। जेड क्या है, आरएनए पॉलीमरेज है, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 2024 का आपका ये सवाल था, आइडेंटिफाई करने को बोला था। How is the rate of initiation of RNA polymerase in a transcriptional unit regulated? Rate of initiation कैसे रेगुलेट होती है, तो रेट ऑफ इनिशिएशन सिग्मा फैक्टर रेगुलेट करता है, आपको ये बता देना है। ये आपका इस साल का सैंपल पेपर का सवाल है हमारे पास में। तो ये सब कुछ यहाँ पे थ्योरी के फॉर्म में लिखा हुआ है कि इनिशिएशन टर्मिनेशन फैक्टर वगैरह क्या होते हैं हमारे पास में। एक बैक्टीरिया के अंदर में, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन सेम ही कंपार्टमेंट होता है, साइटोसोल के अंदर में ही होते हैं, न्यूक्लियस तो उनके अंदर होते ही नहीं है ना, तो उसके अंदर बहुत आसान होता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कपल्ड होते हैं। यूकेरियोट्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटीज है, वहां पे सिंगल आरएनए पॉलीमरेज नहीं है, यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप के आरएनए पॉलीमरेज है हमारे पास। सबसे पहला आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है। आरएनए पॉलीमरेज 1 किसको मैन्युफैक्चर करेगा, आरआरएनए को, 28S, 18S, 5.8S। आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए, 5S आरएनए, एसएनआरएनए को ट्रांसक्राइब करेगा अपने पास में। एंड आरएनए पॉलीमरेज 2 एचएनआरएनए, हिट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, जो बाद में एमआरएनए बनाएगा उसको ट्रांसक्राइब करेगा। यही सवाल तुम्हारा 2025 में दे दिया, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। आरएनए पॉलीमरेज 1 किसको ट्रांसक्राइब कर रहा है, आपको पता है 18S आरएनए को कर रहा है। आरएनए पॉलीमरेज 2 किसको ट्रांसक्राइब कर रहा है, आपका आरएनए पॉलीमरेज 2 तुम्हारे एचएनआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए, एसआरआरएनए एंड एसएनआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। यही सवाल तुमसे पूछ लिया कि करेक्ट मैच दी कॉलम करने के लिए कह दिया है, और ये सवाल बार बार आया है बेटा, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है। अब ये जो एचएनआरएनए है ना, ये जो आपका आरएनए बनता है, इसको हम हिट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं, क्योंकि इसमें इंट्रोन्स भी प्रेजेंट है, अभी तक ये फुल्ली फंक्शनल नहीं है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, केपिंग प्रोसेस करते हो, मिथाइल ग्विनोसिन ट्राइफॉस्फेट की एक केप लगाते हो 5 प्राइम एंड पे, फिर इसमें से इंट्रोज को रिमूव कर देते हो स्प्लाइसिंग प्रोसेस के थ्रू, फिर इसमें 3 प्राइम एंड पे एक पॉलीन आइडेनाइलेट की टेल बना देते हो। अब ये हो गया हमारा मैसेंजर आरएनए हो जाएगा ये हमारा। इस मैसेंजर आने से आपका क्या बनेगा, अब ये मैसेंजर आने से आपका प्रोटीन बनता है। तो अब ये सेम आपका 2023 में सवाल पूछा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, इनका
विच वन ऑफ दी मेंशन विच वन ऑफ देम ट्रांसक्राइब्स एचआरएनए, तो आप बता दोगे आरएनए पॉलीमरेज 2 करना है। एचआरएनए में क्या चेंजेस होते हैं, वो न्यूक्लियस से निकलता है, तो न्यूक्लियस, ये सब न्यूक्लियस के अंदर में हो रहा है। तो ये एचएनआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आता है, इससे पहले इसमें केपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग वगैरह होता है। अभी फुली फंक्शनल एमआरएनए न्यूक्लियस के बाहर हमारे पास में आ जाता है ना। स्प्रेड जीन अरेंजमेंट एंशिएंट फीचर है हमारे पास में, ये इसका सिग्निफिकेंस होता है। जेनेटिक कोड हमारे पास में आता है ना। तो जेनेटिक कोड की अगर हम बात करते हैं तो जॉर्ज गेमो फिजिसिस्ट थे, उन्होंने कहा कि 4 बेसिस ही अपने पास में 20 अमीनो एसिड्स को कोड करना है। तो इन्होंने क्या कहा, 4 बेसिस हैं, अगर 4 बेसिस 20 अमीनो एसिड कोड करते हैं, अगर हम दो दो का पेयर बनाते हैं तो 16 कोडोन्स होते हैं, बट अमीनो एसिड तो 20 है हमारे पास में, है ना। तो इन्होंने कहा अगर 3-3 का पेयर होगा तो 64 कोडन को कोड करेगा, जो 20 अमीनो एसिड से भी ज्यादा है, बट हम कम तो ले नहीं सकते, हम ज्यादा चलेगा हमारे पास में। तो इन्होंने कहा कि ट्रिपलेट सीक्वेंस होगा जो कि कोड करेगा अमीनो एसिड को, एंड इनको हमने कहा कोडोन्स। अब ये कंसेप्ट समझना क्यों जरूरी था बेटा, क्योंकि इस पे तुम्हारा 2025 में सवाल आया दूसरा फिगर दे करके आपको, और इसमें आप ऑब्वियसली आप जवाब नहीं दे पाते अगर आपने कंसेप्ट नहीं समझा होता ये वाला। तो आपसे क्या पूछा, 20 डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड है, 4 बेसिस है हमारे पास में, 3-3 का कॉम्बिनेशन आप बनाते हो स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए। सॉरी। अब इन्होंने कहा अगर 96 अमीनो एसिड होते हैं एंड 12 बेसिस का कॉम्बिनेशन होता है डीएनए में, 20 की जगह 96 अमीनो एसिड होते हैं, 4 की जगह 12 बेसिस का कॉम्बिनेशन होता है, तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड होते हैं हमारे पास में। तो टोटल कॉम्बिनेशन को हम इक्वल करते हैं नंबर ऑफ बेसिस की पावर एन, एन क्या है, नंबर ऑफ बेसिस है पर कोडोन, है ना। अब हमने देखा 12 की पावर अगर हम 1 करते तो हमारे पास में 12 कोडोन ही आते, जबकि हमारे पास 96 अमीनो एसिड है। 12 की पावर 2 करेंगे तो 144 कोडोन सीक्वेंस आएंगे हमारे पास में, जो कि 96 से बहुत ज्यादा है। बट हम 12 पे भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें सबको कोड करना है, तो हम इसे 12 की पावर 2 लेते हैं। तो यहाँ पे जो 12 की पावर 2 हमने कराया तो हमारे पास में 2 आंसर आ जाएगा। कितने नंबर ऑफ बेसिस होंगे पर कोडोन के अंदर में, पर कोडोन में हमारे नंबर ऑफ बेसिस हो जाएंगे 2। समझ में आया किस तरीके से हमने निकाला। यहाँ पे टोटल कॉम्बिनेशन कितना था, 64 था। आपका नंबर ऑफ बेसिस कितने थे, 4 थे आपके पास में, ये एन था अपने पास में, तो यहाँ पे एन क्या आ गया, 3 का सीक्वेंस आपने निकाला था। तो ये ही आपका फॉर्मूला है जिस बेसिस पे आप सवाल सॉल्व कर सकते हो। आपसे पूछा नेम द साइंटिस्ट जिसने सजेस्ट करा था जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड का होना चाहिए, जॉर्ज गेमो ने कहा था। किस बेसिस पे उन्होंने कंक्लूजन निकाला था, 2014 का था, है ना। तब ऐसा पूछता था, अब इसी को घुमा के इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया क्या बेसिस था, तो इसलिए ये कैलकुलेशन आपको समझ आनी चाहिए, है ना। अब अपने पास में क्या आता है, ये एक डिफरेंस देख लो, इस पे भी सवाल है तुम्हारा जो मैंने लिख रखा है। प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म के अंदर होता है अपना ट्रांसक्रिप्शन, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अंदर में होता है। प्रोकैरियोट्स में सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है, यहाँ पे 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन नहीं होता प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में होता है। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कपल्ड होते हैं, यहाँ पे नहीं होते हैं हमारे पास में, ठीक है। अब आपसे यही सवाल आ गया, क्या सवाल आपके पास है, सबसे पहला है जनरल यूकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन डीएनए मॉलिक्यूल की लेंथ क्या 8000 न्यूक्लियोटाइड है हमारे पास में, बट अपने पास में क्या है, आरएनए जो प्रोडक्ट है उसके अंदर से 1200 न्यूक्लियोटाइड है, जो 400 अमीनो एसिड की लेंथ हमारे पास में बना रहे हैं। अब इसने पूछा ये आरएनए प्रोडक्ट को आप क्या कहोगे जो डीएनए से ट्रांसक्राइब हुआ है। आरएनए प्रोडक्ट जो डीएनए से ट्रांसक्राइब हुआ था उसको हम कहते हैं एचएनआरएनए, जिसका प्रोसेसिंग हुआ और हमारे पास में क्या आया, एमआरएनए आ गया स्प्लाइसिंग के बाद में, है ना। अब आपसे इसने पूछा मेंशन द एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसक्राइब दिस टाइप ऑफ आरएनए, तो एमआरएनए के आपके पास में, एचएनआरएनए के लिए कौन सा था, आरएनए पॉलीमरेज 2 था हमारे पास में। नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल ट्रांसक्राइब फ्रॉम 8000 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग, 8000 न्यूक्लियोटाइड लंबा डीएनए था जिसे 400 अमीनो एसिड वाला बना, तो कौन सा प्रोसेस हुआ अपने पास में, स्प्लाइसिंग प्रोसेस हुआ, मॉडिफिकेशन ऑफ एचआरएनए में। आप स्प्लाइसिंग को एक्सप्लेन कर दो कि आपने इंट्रोन्स को रिमूव कर दिया है, यहाँ पे तो सिर्फ एक्सोन्स बचे हैं। Write the number of RNA polymerase involved in the transcription of DNA in prokaryotes and eukaryotes। prokaryotes में कितना है अपने पास में, सिर्फ सिंगल आरएनए पॉलीमरेज है, यूकैरियोट्स में 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज है। तो जो भी इंफॉर्मेशन मैंने इस पीडीएफ में लिखी है कोई भी वेस्ट नहीं है। मेंशन द डिफरेंस इन द साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ये भी हम लिख चुके हैं कि क्या है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म में होती है, यहाँ पे न्यूक्लियस में होती है। तो देखा बच्चों हर एक इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। होमोपॉलीमर्स, कोपॉलीमर्स ये मैं बहुत पहले समझा चुकी हूँ, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है इन मोमेंट के लिए। अब जेनेटिक कोड के फीचर्स क्या है, 60 कोडोन ट्रिपलेट होते हैं, 61 अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, 3 स्टॉप कोडोन्स हैं। स्टॉप कोडोन्स कौन से हमारे पास में, यूएए, यूएजी
एंड यूजी हमारे पास में स्टॉप कोडोन्स होते हैं। डीजनरेट होता है, डीजनरेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन से कोड होता है, जैसे कि फिनाइलएलनीन है तो ट्रिपल यू और यूयूसी दोनों ही उसका है हमारे पास में, ठीक है। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है, इसके एक्सेप्शन वगैरह हम पहले भी देख चुके हैं, अभी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनवायरमेंट में देखना है तो पहले लेक्चर अवेलेबल है जो मैंने साल की शुरुआत के अंदर में पढ़ाया था, वो आप जाके देख सकते हो। एयूजी का ड्यूअल फंक्शन है, मेथियोनिन को भी कोड करता है, इनिशिएटर कोडोन भी है, स्टॉप कोडोन, ये तीन हो गए जो हम देख चुके हैं, इसमें भी सवाल आ चुके हैं अपने, ठीक है। अब एक्सेप्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन में होता है, कुछ प्रोटोजोन्स में हमारे पास में होता है। एमआरएनए को आप कंटिन्यूअसली रीड करते हो, कोई पंक्चुएशन, कोई फुल स्टॉप, कुछ भी नहीं लगाते हो आप। इस पे सवाल आया, असर्शन आया, वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड इज डीजनरेसी, जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी क्या होती है, डीजनरेसी होती है। सम अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडन, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमारे पास में देता है, तो ये इसका हमारे पास में सही जवाब यहाँ पे आता है। अब अपने पास में क्वेश्चन क्या आया, अपने पास में ये हमारा क्वेश्चन आया, व्हाट वुड हैपन इफ द जीन एनकोडिंग 50 अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड की चेन है, इसमें 25th कोडन यूएयू था, अब यूएयू को म्यूटेट करके यूएए में कन्वर्ट कर दिया, तो 25th वाला यूएए स्टॉप कोडन हो गया, तो 24 अमीनो एसिड की ही चेन बनेगी, सी आपका आंसर हुआ। 2025 का सवाल था अपने पास में। 2024 में अपने पास में ये इतना लंबा आपको पॉलीपेप्टाइड चेन दे दिया था, कितने अमीनो एसिड कोड होंगे इस गिवन कोडोन से, अगर आपने क्या कर दिया, फिफ्थ प्लेस पे आपने यू को सी से सब्सटीट्यूट कराया, सी सी सी, तो आपके पास में 8 अमीनो एसिड की चेन बनेगी, है ना। तो आपके पास में सेम रहेगा, ऐसा कैसा रहेगा, 8 अमीनो एसिड की चेन बनेगी। अब इसने आपको बोला, अगर आप क्या करते हो, आप सिमिलरली फोर्थ पोजीशन पे जो सी जी ए है, सी की जगह आप यू लगा देते हो, यू लगा दोगे तो यूजी हो जाएगा जो कि स्टॉप कोडोन है, तो यहाँ पे स्टॉप हो गया, तो सिर्फ 3 अमीनो एसिड की ही चेन अपने पास में बनेगी, तो आप जस्टिफाई कर सकते हो, इस आंसर को बता देना कि वो स्टॉप कोडोन को कोड करेगा। अब म्यूटेशन क्या हो सकते हैं, पॉट म्यूटेशन हो सकते हैं, सिंगल बेस के अंदर आपने चेंज करा है, आपने इंसर्ट कर दिया कोई नया बेस, कोई बेस डिलीट कर दिया, तो रीडिंग फ्रेम ऑल्टर हो जाएगा। रीडिंग फ्रेम हमेशा लेफ्ट से रीड करते हैं, 3-3 का सीक्वेंस बना के हम रीड करते हैं। अगर आपने 3 के सीक्वेंस के अंदर में आपने इंसर्ट करा है या डिलीट करा है 3 के मल्टीपल्स में, तो रीडिंग फ्रेम में कोई भी चेंज नहीं होगा, रीडिंग फ्रेम एज इट इज हमारे पास में रहता है। आपका ये सवाल दे दिया, आपको पूछा पी क्या है, तो आपको पता है डीएनए से आरएनए बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन है, आर क्या अपने पास में ट्रांसलेशन है, प्रोटीन बन रहा है हमारे पास में, है ना। तो पी क्या हो गया अपने पास में, पी इज ट्रांसक्रिप्शन, क्यू क्या है अपना एमआरएनए है, एंड आर इज योर ट्रांसलेशन, तो डी आपका आंसर हो गया यहाँ पे। 2024 का आपका सवाल था, इतना आसान सा आपका यहाँ पे सवाल था। अब टीआरएनए क्या होता है, अडाप्टर मॉलिक्यूल होता है जो एक एक करके अमीनो एसिड को लेकर के आता है। ये टीआरएनए क्या करता है, एमआरएनए को सीक्वेंस को रीड करता है, टीआरएनए की 3 प्राइम एंड पे अमीनो एसिड अटैच होकर आता है। अब अपना अगर ये एमआरएनए का 5 प्राइम एंड है, ये इसका 3 प्राइम एंड है, तो टीआरएनए का 3 प्राइम एंड ये होगा, इसका 5 प्राइम एंड होगा, इसको हम एंटीकोडोन लूप कहते हैं, और एमआरएनए के ऊपर जो सीक्वेंस है इसको हम कोडोन सीक्वेंस कहते हैं। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, अगर यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ साइटोसिन होगा अपने पास में, यहाँ आर्जिनिन है तो यहाँ थाइमिन होना चाहिए, तो आरएनए में थाइमिन कभी होता नहीं है, तो यूरासिल आ जाएगा। यहाँ पे यूरासिल है मतलब थाइमिन है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाता है अपने पास में, आर्जिनिन हो जाता है। आपको ये भी सवाल पहले आ चुका है कि आपको एमआरएनए का दिया है, आपको टीआरएनए पे सीक्वेंस निकालना है, तो याद रखना है 5 प्राइम से 3 प्राइम है, तो 3 प्राइम से 5 प्राइम के अकॉर्डिंग आप सीक्वेंस निकाल के आसानी से बता सकते हो, है ना। ये एम्स वगैरह में ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्या क्या सवाल है पहले के लेक्चर्स में। इन्वर्टेड एल है, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ होता है इसके अंदर में, है ना। इनिशिएटर टीआरएनए अपना अलग ही होता है, स्पेसिफिक टीआरएनए होता है, एंड स्टॉप कोडोन्स के कोई भी टीआरएनए नहीं होते हैं, याद रखना स्टॉप कोडोन का कोई भी टीआरएनए नहीं होता है हमारे पास में। हर अमीनो एसिड का अपना एक स्पेसिफिक टीआरएनए होता है, टीआरएनए सेल्यूलर आरएनए होते हैं, एंड इवन जेनेटिक कोड पॉस्टुलेट भी नहीं हुआ था उसके पहले से इन आरएनए के बारे में हमें पता है। ये सीबीएसई 2017 एंड 20 में आ चुका है हमारे पास में। अडाप्टर मॉलिक्यूल को कहते हैं क्योंकि एक तरफ कोड को रीड कर रहा है, दूसरी तरफ अमीनो एसिड को लेकर के आ रहा है, इसलिए इसको हमने क्या कहा, अडाप्टर कहा। अब आता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब क्या हुआ आपके पास में, जो एमआरएनए में जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप क्या कर रहे हो, अमीनो एसिड के अंदर में कन्वर्ट कर रहे हो, पॉलीपेप्टाइड चेन बना ले रहे हो। पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसे ही नहीं बनेगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए हमारे पास में इंपॉर्टेंट स्टेप आता है अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, जहाँ पे आप टीआरएनए के साथ में अमीनो एसिड और एटीपी ऐड करते हो। अब ये जो चार्ज टीआरएनए जब इनको एक दूसरे के पास में लेकर आते हैं तो ये आसानी से पेप्टाइड बॉन्ड हमारे पास में फॉर्म कर लेते हैं। ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर पेप्टाइड वगैरह हम साल की शुरुआत में देखे थे, आप उस लेक्चर में जाके देख सकते हो, ठीक है। अब अपने पास में क्या आता है, दो क्वेश्चन है मैं आपको बताती हूँ, एक बार ये डायग्राम बता देती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ।
ये आपका mRNA है। राइबोसोम की एक स्मॉलर सब यूनिट होती है, एक लार्जर सब यूनिट होती है, दोनों जाकर के स्मॉलर सब यूनिट जाके असेंबल होगी, स्कैन करेगी, जैसे ही AUG आपका स्टार्ट कोडन इनिशिएटर कोडन आ जाता है हमारे पास में, ठीक है, स्कैन करती है, स्टार्ट कोडन आएगा, उसके बाद में लार्जर सब यूनिट आके बाइंड हो जाएगी, टीआरएनए इनिशिएटर कोडन को लेकर के आता है, एंड वन बाय वन इस तरीके से टीआरएनए क्या लेकर आता है, अमीनो एसिड्स को लेके आता रहता है। अमीनो एसिड्स एक दूसरे पे ट्रांसफर होते जाएंगे। 3 साइट होती है अपने पास में, ए साइट, टी साइट, ई साइट, एग्जिट साइट होती है हमारे पास में। ए साइट पे नया टीआरएनए आता रहेगा, पी साइड पे चेन वाला अपने पास में ये टीआरएनए पे अमीनो एसिड है, तो ये ए साइड पे ट्रांसफर करता रहेगा, शिफ्ट होता रहता है। राइबोसोम इधर मूव करता है अपने पास में, तो ये इधर पीछे की साइड में एग्जिट होते रहते हैं हमारे पास में वन बाय वन। राइबोसोम कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करता है। 23 SRRNA जिसको हम राइबोजाइम भी कहते हैं, जो पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के काम में आता है हमारे पास में। कुछ अनट्रांसलेटेड रीजन भी होते हैं इनके अंदर में, 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड दोनों के ऊपर में स्टॉप कोडन के बाद में, जो एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं हमें। ये आपके पास में पूरा आ गया किस तरीके से प्रोसेस होता है। इनिशिएशन का इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन के टाइम पे रिलीज फैक्टर बाइंड होता है स्टॉप कोडोन से, टर्मिनेशन का सिग्नल हमारे पास में जाता है ट्रांसलेशन का, एंड ट्रांसलेशन रुक जाता है। अब यहाँ पे ये आपका डायग्राम दे दिया आपसे, आपसे पूछा कि x क्या है, 5 प्राइम एंड है, x प्राइम क्या है, 3 प्राइम एंड होता है, बताओ और कितना अमीनो एसिड ऐड हो पाएंगे, तो UA तो स्टॉप सिग्नल हो गया, तो और कोई भी अमीनो एसिड यहाँ पे ऐड नहीं हो पाएगा। 1.5 मार्क का था आपके पास में, क्यों नहीं ऐड हो पाएगा, क्योंकि ये स्टॉप कोडोन है हमारे पास में। राइट द इनिशिएटिव कोडोन फॉर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के लिए इनिशिएटर कोडोन क्या है, AUG होता है हमारे पास में। इसका एंटी कोडन, तो बेटा आप इसका एंटी कोडन आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। 5 प्राइम है, 3 प्राइम है, ये है A, ये है U, ये है G। अब आप मुझे लिख के बताओ कि इसका एंटी कोडन क्या होगा। मैंने आपको अभी समझाया था, एंटी कोडन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या होता है ना। एक्सप्लेन द चार्जिंग ऑफ अडेप्टर मॉलिक्यूल, हम देख चुके हैं अमीनो एसिलेशन ऑफ टीआरएनए, ये क्यों चार्ज किया जाता है, ताकि पेप्टाइड बॉन्ड आसानी से फॉर्म हो पाए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अमीनो एसाइलेशन, अभी इस साल के सैंपल पेपर में भी है, इसका रोल क्या है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री की तरह एक्ट करते हैं, वो जो पूरा पैराग्राफ है वो बता देना, वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। फिर भी अब आपको पूछा है, आपको ये सारे अमीनो एसिड्स दे दिए हैं वन बाय वन, इनका टीआरएनए दे दिया है, सीक्वेंस दिया है, ये तुम्हें क्यों दिया है, ताकि तुम आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन सा किसके साथ में अटैच होगा। यहाँ पे देखो आपका क्या है, CAC गिवन है, तो CAC का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, यहाँ पे G होगा, ठीक है। एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा तुम्हारे पास में, U आएगा, और यहाँ पे G आएगा, तो देखा GUG यहाँ पे लाके तुमने अटैच कर दिया है। तो ये देखने के लिए कि तुम कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना पा रहे हो और अमीनो एसिड लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने सारे एरोज बना के यहाँ पे लिख दिया है। CCG तो क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री, GGC होगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये प्रोटीन वाला अमीनो एसिड यहाँ पे आ गया। GGA है तो GGA का क्या होगा, CC एडेनिन की जगह क्या आना चाहिए था, थाइमिन, थाइमिन तो होता नहीं है, यूरासिल आएगा अपने पास में, CCU आ गया, तो ये वाला अमीनो एसिड यहाँ आएगा। तो यही करके आप सीक्वेंस यहाँ पे मेंशन कर दो कि ये सारा इसका सीक्वेंस रहेगा, बहुत ही आसान है। इसीलिए मैंने आपको समझाया था कि आपको सीक्वेंस बनाना खुद से आना चाहिए। अब हमारे पास में आता है ये वाला क्वेश्चन, जिसके अंदर में हमें बोला है कि आपके पास में कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस गिवन है TAC। अब आपको बताना है कि कौन सा अमीनो एसिड कोड करेगा। कोडिंग सीक्वेंस मतलब 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला DNA का आपको स्ट्रैंड गिवन है, तो RNA का आपको पता है कोडिंग स्ट्रैंड का एग्जैक्टली सेम होता है, सिर्फ थाइमिन की जगह यूरासिल आ जाएगा, तो सीक्वेंस क्या हो गया, UAC। अब यहाँ पे देख लो UAC किसको कोड कर रहा है, टायरोसिन को, तो टायरोसिन आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन था आपका 2025 का। आपको ये एक और क्वेश्चन 2025 में आज आपको रीडिंग फ्रेम से रिलेटेड बोला, आपको ये mRNA का सीक्वेंस गिवन है, आपको बोला कि A एंड B के अंदर में कितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड बनेंगे, तो 3-3 कोडन में सबसे पहले आपने डिवाइड कर दिया। जब आपने देख लिया कि 7 कोडन की सीक्वेंस हमारे पास में हो रहा है, इनमें से कोई भी स्टॉप कोडन नहीं है, तो 7 अमीनो एसिड बने। इधर हमने देखा तो 6 नंबर पे UAA आ गया जो कि स्टॉप कोडन है, तो टोटल यहाँ पे कितने अमीनो एसिड बने, सिर्फ 5 अमीनो एसिड हमारे पास में बने। तो इस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आ रहे हैं। अब आता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो जीन एक्सप्रेशन को हम अलग अलग लेवल पे रेगुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे रेगुलेट कर सकते हैं। दूसरा, हम जब वो जो ट्रांसक्रिप्ट हमारे पास में बना है HNRNA, जब उसकी प्रोसेसिंग होती है उस लेवल पे हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास में लेवल आता है जो वो mRNA को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उस लेवल पे हम प्रोसेसिंग देखते हैं। चौथा हमारे पास में आता है ट्रांसलेशनल लेवल पे हम उसकी प्रोसेसिंग देखते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर में जो ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन होता है वो प्रीडोमिनेंट साइट होती है जहां पे जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। रेगुलेटरी प्रोटीन्स या तो एक्टिवेटर्स हो सकते हैं जो पॉजिटिवली हमारे पास में होते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं जिनको हम रिप्रेसर करते हैं, जो रिप्रेस करते हैं, ठीक है। अब अपने पास में क्या होता है, आप प्रमोटर, ऑपरेटर, ये सब आपको पता है, ठीक है।
प्रमोटर रीजन की असेसिबिलिटी जो होती है वो रेगुलेट होती है बाय इंटरेक्शन विद प्रोटीन, जिनको हम कहते हैं ऑपरेटर्स, है ना। तो प्रमोटर रीजन की असेसिबिलिटी ऑपरेटर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं। हर ऑपरेरॉन का स्पेसिफिक ऑपरेटर होता है एंड स्पेसिफिक रिप्रेसर होता है। लैक ऑपरेटर की जो बात करते हैं तो वो लैक ओपेरॉन जो होता है, लैक ओपेरॉन के अंदर लैक ऑपरेटर हमारे पास में प्रेजेंट होता है। लैक ओपेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांसिस जैकब एंड मोनार्ड ने हमारे पास में दिया था। ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम होता है हमारे पास में, जहां सबस्ट्रेट की प्रेजेंस और एब्सेंस डिटरमाइन करती है कि ट्रांसक्रिप्शन होके एमआरएनए बनेगा और उससे क्या होगा, हमारे ट्रांसलेशन होके प्रोटीन बनता है। अब इसको सारा हम डायग्राम की मदद से देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, यहाँ पे हमारे पास में आई जीन है। आई का मतलब है यहाँ पे इनहिबिटर, जो रिप्रेसर एमआरएनए को कोड करता है, जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर रीजन से बाइंड हो जाता है। जब ये ऑपरेटर रीजन से बाइंड हो जाएगा तो जो 3 स्ट्रक्चरल जीन है हमारे पास में, ZYA पॉलीसिस्टोनिक है, प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं हम इसलिए। तो जो ZYA है ये ट्रांसक्राइब नहीं हो पाएंगे हमारे पास में, तो इंड्यूसर की एब्सेंस में ये स्विच ऑफ स्टेट के अंदर में हमारे पास में रहता है। जब इंड्यूसर प्रेजेंट है, इंड्यूसर क्या है यहाँ पे, लैक्टोज है, तो ये इंड्यूसर रिप्रेसर से बाइंड हो जाएगा, तो रिप्रेसर इनएक्टिव हो गया। रिप्रेसर इनएक्टिव हो गया तो आपका ऑपरेटर फ्री है। ऑपरेटर फ्री है तो ऑपरेटर, क्योंकि प्रमोटर को आपको रेगुलेट करा है, तो आरएनए पॉलीमरेज आराम से ऐसे बाइंड करके मूव करेगा। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से मूव करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा, लैक एमआरएनए बन जाएगा। लैक एमआरएनए बना तो ट्रांसलेट होकर इस लैक एमआरएनए से 3 एंजाइम बनेंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम हमारे पास में बन जाएंगे। बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को डाइजेस्ट करने का काम करेगा, परमिएज की वजह से सेल के अंदर में लैक्टोज एंटर करेगा हमारे पास में, ट्रांसएसिटाइलेज ट्रांसएसिटाइलेशन का काम करता है। तो इंड्यूसर की एब्सेंस के अंदर, इंड्यूसर की प्रेजेंस के अंदर में जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा उस टाइम पे हमारा लैक ओपेरॉन क्या रहेगा, स्विच ऑन स्टेट के अंदर में रहता है। यही सवाल आपको 2025 में पूछा। वेल लेबल डायग्राम की मदद से बताओ आप ई कोलाई के अंदर में इंड्यूसर की प्रेजेंस में क्या ऐसे लैक ओपेरॉन ऑपरेट करेगा, इंड्यूसर की एब्सेंस में कैसे ऑपरेट करेगा। 2025 का आपका ये सवाल था, तो आपको ये दोनों डायग्राम बनाने थे, इस डायग्राम इंपॉर्टेंट है। सेम सवाल 2012 के अंदर मैं आपको बोला लैक ओपेरॉन को स्विच ऑफ स्टेट वाले के अंदर बनाओ। स्विच ऑफ कौन सा था, एब्सेंस वाला, ये वाला था। स्विच ऑन ये वाला है आपके पास में, ये डायग्राम बनाने को बोला। 2025 में एक और आया, हाउ द एडिशन ऑफ लैक्टोज रेगुलेट स्विचिंग ऑन ऑफ द लैक ओपेरॉन। तो आप ये पूरा बता दोगे कि इसको ऐड करने से स्विच ऑन किस तरीके से होता है। डायग्राम याद है तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है आपको, की पॉइंट्स एग्जामिनर देखता है अपने पास में। अब बहुत लो लेवल में हर टाइम लैक ओपेरॉन का एक्सप्रेशन होना जरूरी होता है, ताकि परमिएज बनता रहे थोड़े अमाउंट में, परमिएज की मदद से ही जो लैक्टोज है वो सेल के अंदर में एंटर कर पाएगा। अगर स्विच ऑफ रहेगा पूरी तरीके से तो परमिएज अंतर नहीं रहेगा। तो बहुत लो लेवल पे एक्सप्रेशन होता है लैक ओपेरॉन का बैक्टीरियल सेल के अंदर में हर टाइम। कॉन्स्टिट्यूटिवली मतलब ऑल टाइम वो आइजीन जो है रिप्रेसर को बनाता रहता है हमारे पास में। लैक ओपेरॉन का रेगुलेशन जो है वो किस बेसिस पे है कि अगर सबस्ट्रेट प्रेजेंट होगा तो एंजाइम का सिंथेसिस हमारे पास में होता है। इसको हम नेगेटिव रेगुलेशन भी कहते हैं, क्योंकि रेगुलेशन रिप्रेसर की मदद से होता है हमारे पास में। यहाँ पे मैं ऑलरेडी जो आपको बता चुकी हूँ, स्विच ऑफ स्टेट कब होगी, जब ग्लूकोज प्रेजेंट है, लैक्टोज एब्सेंट है। जब लैक्टोज ही नहीं है तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले एमआरएनए और एंजाइम क्यों बनाओगे। जब लैक्टोज प्रेजेंट है तब उसको डाइजेस्ट करने वाले एमआरएनए और एंजाइम बनाओगे, स्विच ऑफ स्टेट के अंदर में ये आ जाएगा। 2023 का ये आपके पास में सवाल था, एक पैराग्राफ दे दिया आपको डराने घबराने के लिए, नोबेल प्राइज ये वो लिख के। अब पूछा है वाई इज लैक ओपेरॉन सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम। ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि लैक्टोज की प्रेजेंस और एब्सेंस डिटरमाइन करती है कि एमआरएनए बनेगा या नहीं बनेगा, सिर्फ ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिवेटेड है। लो अमाउंट के अंदर में लैक ओपेरॉन हमेशा एक्टिव क्यों रहता है, क्योंकि अगर ओपेरॉन कंप्लीटली ऑफ हो गया तो कोई परमिएज नहीं होगा फॉर लैक्टोज टू एंटर इनसाइड द सेल। वाइज रेगुलेटर जीन को आई जीन क्यों कहते हैं, क्योंकि आई इनिबिटर के लिए स्टैंड करता है, जो रिप्रेसर को कोड करता है, जो इनिबिट करता है ट्रांसक्रिप्शन। ये हाफ मार्क का था। स्कीमेटिक डायग्राम बनाओ लैक ओपेरॉन का इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर पूछा या इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। अब देखो 2023 में ये और में दिया था, 2 मार्क का था, और 2025 में ये दोनों को कंबाइन करके आपका एक 5 नंबर का सवाल यहाँ पर पे आपके ये बना दिया है, किस तरीके से आपके होते हैं ना। तो सवाल आपके कहीं से वहीं से निकल के आते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में से। बच्चों पेपर एनालाइज करोगे तो इसलिए पेपर सॉल्व करना यूजफुल है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 से 2003 तक 13 साल तक चला, मेगा प्रोजेक्ट था।
3 to 10 का बार 9 बेस पेयर सीक्वेंस करे थे, $9 बिलियन की लागत आई थी, बहुत महंगा था। इतने बड़े सारे डेटा को 3300 बुक्स के अंदर में स्टोर करने की रिक्वायरमेंट थी हमारे पास में। एचजीपी क्लोजली एसोसिएटेड है एक नई जो फील्ड आ रही है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, उसके साथ में हमारे पास में। इसके गोल्स क्या क्या थे, क्यों आखिर इसको लॉन्च करा, तो 20,000 से 25,000 जीन्स जो हैं उन सबको आइडेंटिफाई करना था, उनमें 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स जो हैं उनके सीक्वेंस को डिटरमाइन करने का इन्होंने गोल बनाया था। फिर वो जो सीक्वेंस को आप सीक्वेंस कर दोगे, इसका इंफॉर्मेशन को स्टोर करो, डेटा को एनालाइज किया जाए, ऐसे टूल बनाया जाए। फिर ये जो आप डेटा वगैरह लोगे इसको दूसरे सेक्टर्स के अंदर में अप्लाई किया जा सके, मेडिकल वगैरह इन सब के अंदर, और उससे अराइज होने वाले जो भी एथिकल इश्यूज है, लीगल सोशल इश्यूज हैं, उनको भी एड्रेस किया जा सके। 13 साल तक प्रोजेक्ट चला, एनआईएच एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने इसको कोऑर्डिनेट करा था। इसके अंदर में जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, सारी कंट्रीज ने कंट्रीब्यूशन करा था। 2003 के अंदर में कंप्लीट हो गया था। इस पे सवाल आता है सिग्निफिकेंस क्या था इसका, कि आप जब डीएनए आप देख लोगे कि अगर डीएनए में कुछ भी वेरिएशन हुआ तो क्या इफेक्ट होगा, तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे किसी बीमारी का डायग्नोसिस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, एंड हो सकता है किसी दिन आप कैंसर जैसी बीमारियों को प्रिवेंट भी कर पाओ। अगर हमें पता चल जाए कि ह्यूमन बायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग हमारे पास में आ जाएगी, नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के डीएनए सीक्वेंस पता चले, उनकी क्या क्या कैपेबिलिटी है, वो क्या क्या बना सकते हैं, तो आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हो एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में, एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर में, आप बायोफ्यूल वगैरह ये सब एनर्जी एनवायरमेंट रेमेडिएशन के अंदर में। नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म को भी सीक्वेंस कर चुके हैं हम। प्लांट्स में किस किस को कर चुके हैं, राइस है, अरेबिडोप्सिस से याद रखना किसको, राइस अरेबिडोप्सिस को करा है। इंसेक्ट्स के अंदर में ड्रोसोफिला है, फ्रूट फ्लाई, निमेटोड कौन सा है, सिनोरैप्टाइटिस एलिगेंस है। बैक्टीरिया एंड यीस्ट हमारे पास में प्रोकैरियोट्स हैं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, यीस्ट हमारे पास में क्या है, यूकैरियोट है, जिसको हम क्या कर चुके हैं, हम सीक्वेंस कर चुके हैं। देन अपने पास में कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज हुई थी, इससे पहले एक बार देख लेते हैं इधर ऊपर से क्या सवाल आए। तो आपसे पूछा सेलिएंट फीचर्स ऑफ एचजीपी, जो इधर अपने पास में नेक्स्ट आए कि ये जो सेलिएंट फीचर्स थे हमारे पास में, क्या क्या सेलिएंट फीचर्स है एचजीपी के, वो आपसे पूछे गए। आपसे पूछा गया कोई भी 4 गोल्स बताओ एचजीपी के, 2023 में पूछा तो आप गोल्स बता देना। कौन से नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म थे, ये पूछा गया, तो आप ये सारे बता दोगे कौन से नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म थे हमारे पास में, है ना। और क्या है हमारे पास में, अब आता है हमारे पास में क्या मेथोडोलॉजी थी, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, ऐसे जीन्स जिनको हम आरएनए की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं इनको हम एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग करते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिया गया था कि पूरा जीनोम जो है उसको सीक्वेंस कर लो, उसमें से कोडिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते बाद में असाइन कर लो कि किसका क्या फंक्शन होता है, इसको हमने सीक्वेंस एनोटेशन करा। अब पूरे डीएनए को सीक्वेंस करने के लिए उसको सेल से आइसोलेट करा, फ्रेगमेंट्स के अंदर में उसको छोटे छोटे पीसेस के अंदर में काटा, सुटेबल होस्ट के अंदर में उसको क्लोन करा वेक्टर को यूज करके, फिर पीसीआर के थ्रू उसका एम्पलीफिकेशन किया गया, है ना। ये सब स्टेप जो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पढ़ा है ना, वही सारे स्टेप यहाँ पे आ रहे हैं, है ना। वेक्टर्स कौन कौन से थे हमारे पास में, कॉमनली यूज होस्ट कौन से थे, बैक्टीरिया एंड यीस्ट किया गया। वेक्टर्स क्या थे, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड यैक था। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक अगर आरडीटी समझते तो रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। फ्रेगमेंट्स को सीक्वेंस किसकी मदद से किया गया, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर की मदद से किया गया, जो कौन से प्रिंसिपल पे काम करते थे, सेंगर सीक्वेंसिंग के प्रिंसिपल पे काम करते थे। फ्रेडरिक सेंगर ने जो टेक्निक दी थी उनके बेसिस, उनके उस पे काम करते थे। सेंगर को और किसका क्रेडिट दिया गया, उन्होंने ऐसे मेथड भी डेवलप करे जो किसी प्रोटीन के अंदर में अमीनो एसिड के सीक्वेंस को बताते हैं, तो वो भी फ्रेडरिक सेंगर ने ही दिया था। अब इन सीक्वेंसेस को आपने ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसेस की मदद से एनालाइज कर लिया, फिर उन सीक्वेंसेस को अरेंज करा, तो जिनके सेम सेम सीक्वेंस थे ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स के बेसिस पे उनको आइडेंटिफाई करा, अलाइन किया गया। ह्यूमनली तो किसी इंसान की मदद से पॉसिबल नहीं था इतना बड़ा डेटा, तो कंप्यूटराइज प्रोग्राम बनाए गए जिनकी मदद से उनको क्या किया गया था, अलाइन किया गया था, अनोटेशन दिया गया, ठीक है। एंड देन हर क्रोमोसोम को उसका सीक्वेंस क्या कर दिया गया, असाइन कर दिया गया था। क्रोमोसोम 1 का सीक्वेंस मई 2006 के अंदर में कंप्लीट हुआ था हमारे पास में। ये लास्ट क्रोमोसोम था जिसका सीक्वेंस हमारे पास में कंप्लीट किया गया था। कौन सा था लास्ट क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 1 था। ये और डिटेल में मैंने ये मेथड जो पुराना लेक्चर था उसके अंदर में एक्सप्लेन करा था, जो मैंने सेशन की स्टार्टिंग में पढ़ाया था। अब आपके पास में सवाल आता है, डीएनए सीक्वेंसिंग टोटल डीएनए को आइसोलेट किया जाता है, रैंडम फ्रेगमेंट्स में तोड़ा जाता है, एकदम सही है। रीजन कहता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर में इतने बेस पे थे, एस्टिमेट कॉस्ट बहुत हाई थी, तो ये तो सही था, बट इसका
इससे कोई लेना देना नहीं था। असर्शन भी सही, रीजन भी सही है, बस इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमारे पास में नहीं है। सेलिएंट फीचर्स वाला सवाल जो पहले मैंने क्वेश्चन वहां पे लिख दिया था, ये आ गया अपने पास में। ह्यूमन जीनोम के अंदर 3164.7 मिलियन बेसेस हैं, एवरेज जीन के अंदर 3000 बेसेस होते हैं अपने पास में एक जीन के अंदर में, ठीक है। पहले सोचा गया था कि 80,000 से 1.5 लाख तक जीन होंगे, बट एस्टिमेटेड टोटल नंबर ऑफ जीन 30,000 ही निकले। 99.9% जीन हम सारे इंसानों के अंदर में सेम होते हैं। 50% से ज्यादा जीन का फंक्शन अभी भी अननोन है। 2% से भी कम जो होते हैं प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। रिपीटेड सीक्वेंस बहुत मेजर पोर्शन हमारे डीएनए जीनोम का फॉर्म करते हैं। इनका कोई डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन नहीं होता है, बट ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पे लाइट शेड करते हैं, डायनामिक्स पे, इवोल्यूशन पे लाइट शेड करते हैं। क्रोमोसोम 1 जो सबसे लास्ट में सीक्वेंस गया था, उसमें मैक्सिमम जीन है 296। क्रोमोसोम वाई के अंदर में सबसे कम जीन है 231। 1.4 ऐसी लोकेशन, मिलियन ऐसी लोकेशन साइंटिस्ट ने डिटरमाइन करी है जहां पे सिर्फ एक सिंगल बेस का डिफरेंस है। मतलब अगर ए टी जी है तो यहाँ पे सिर्फ ए सी जी आ गया, सिर्फ एक सिंगल बेस का डिफरेंस है। इनको हम स्निप्स कहते हैं। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड प्रॉमिस करती है कि हम क्रोमोसोमल लोकेशन की जो फाइंडिंग है इसको रेवोल्यूशनाइज कर सके, डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंस को हम आइडेंटिफाई कर पाए, ह्यूमन हिस्ट्री को हम ट्रेस कर पाए। स्निप्स का ये यहाँ पे इंपॉर्टेंस हमारे पास में होता है। अब इसका क्या एप्लीकेशन है, फ्यूचर चैलेंजेस क्या है हमारे पास में, कि रिसर्च वगैरह के अंदर बहुत बेनिफिशियल है, बीमारी वगैरह का इलाज दे सकते हो। अब तो हाई थ्रूपुट टेक्नोलॉजीज वगैरह आ गई है, जो नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग वगैरह जो आप हायर क्लास के अंदर में आप पढ़ोगे, कैंसर वगैरह जैसी बीमारियों के बारे में आप स्टडी कर सकते हो इनकी वजह से। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या है, 99.9% बेसिस हम सब में सेम है। फिर अंगूठा क्यों लगाया जाता है, पेटर्निटी टेस्ट हो गया है, क्राइम किसी और ने करा है, तुम्हारा डीएनए उसके साथ में मैच हो जाएगा, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रेपिटेटिव सीक्वेंस जो होता है हमारे पास में सबका यूनिक होता है। ये जो रिपीट डीएनए जो मैक्सिमम पार्ट फॉर्म करते हैं, बल्क डीएनए मेजर पीक फॉर्म करता है, ये स्मॉलर पीक फॉर्म करता है, जिनको हम सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं। अभी सैटेलाइट डीएनए बेस कॉम्पोजिशन के बेसिस पे कि 80 रिच है, जीसी रिच है, सेगमेंट की लेंथ क्या है, 8 बेस पेयर है, 10 बेस पेयर है, कितना रिपीट यूनिट्स है, इसके बेसिस पे हमने इसको माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट के अंदर में क्लासिफाई करा है। किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं, बट लार्ज पोर्शन फॉर्म करते हैं। हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म वेरिएशन शो करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्यों है इनमें, म्यूटेशन की वजह से होता है। एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस है, क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस है। फॉरेंसिक में क्या है कि तुम्हारी बॉडी से अगर मैंने तुम्हारा सलाइवा लिया, स्पर्म लिया, स्किन, बोन, हेयर फॉल को कुछ भी लिया, तो तुम्हारे अंदर सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होगी। कोई भी दो इंडिविजुअल में पॉलीमॉर्फिज्म का डिग्री वेरी करता है। ये पॉलीमॉर्फिज्म पेरेंट्स से चिल्ड्रन में भी इनहेरिट होते हैं। यही बेसिस है पैटर्निटी टेस्टिंग का, कि आप पता कर सकते हो किसी के पेरेंट कौन है, मम्मी कौन है, पापा कौन है, क्योंकि आप ये पॉलीमॉर्फिज्म अपने मम्मी पापा से इनहेरिट करते हो। आपको अपने भाई बहन से भी काफी हद तक मिलता है ना। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म ही जेनेटिक मैपिंग का बेसिस फॉर्म करता है। 2024 का सवाल था कि क्या बेसिस जेनेटिक मैपिंग का, तो पॉलीमॉर्फिज्म है। 2022 में भी ये वाला सवाल आया था। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब वेरिएशन है जेनेटिक लेवल पे, किसकी वजह से होते हैं, म्यूटेशन की वजह से होते हैं हमारे पास में। अभी जो नए म्यूटेशन है सोमैटिक सेल में भी आ सकते हैं, जर्म सेल में भी आ सकते हैं। जर्म सेल म्यूटेशन जो होता है सीरियसली इंपेयर नहीं करते हैं इंडिविजुअल की एबिलिटी को, तो ये ट्रांसमिट हो जाएंगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के हमारे पास में, है ना। अब अपने पास में आता है, क्या आता है अपने पास में, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, वी एंड टी हमारे पास में आता है। एलेक्स जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक को एस्टेब्लिश करा था। उन्होंने सैटेलाइट डीएनए को यूज करा एज अ प्रोब, जो बहुत हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। और सैटेलाइट डीएनए विच शोज वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म को उन्होंने कहा वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। इसमें इन्होंने सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करा। पूरा डीएनए आइसोलेट करा, उसको रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करा, इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से सेपरेट करा, ब्लॉटिंग करी उन्होंने, ट्रांसफर करा उसको नाइट्रोसेलुलोज से नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर में, वीएनटीआर प्रोब्स के साथ में उन्होंने क्या करा, हाइब्रिडाइज करा, एंड देन ऑटो रेडियोग्राफी की मदद से उन्होंने क्या करा, उसको डिटेक्ट कर लिया। ये स्टेप है जिन पे आपका सवाल आया है। साउदर्न ब्लॉटिंग भी याद रखना है, डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए साउदर्न ब्लॉटिंग हमारे पास में काम आती है। नंबर ऑफ रिपीट्स बहुत हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं हमारे पास में, एंड वीएनटीआर की साइज 0.1 केबी टू 20 केबी हमारे पास में होती है। वीएनटीआर किसको बिलोंग करते हैं, मिनी सैटेलाइट्स के अंदर बिलोंग करते हैं। हमने पढ़ा ना मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, तो ये मिनी सैटेलाइट की क्लास को बिलोंग करते हैं। स्मॉल डीएनए सीक्वेंस अरेंज होता है टेंडमली बहुत कॉपी नंबर के अंदर में, तो छोटा डीएनए सीक्वेंस है टेंडमली बहुत हाई कॉपी नंबर के अंदर में हमारे पास में होता है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस के अलावा
इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो वीएनटीआर होता है वो वेरी करता है, यही बेसिस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। आप तुमने कोई क्राइम सीन से आपने ये जो सैंपल है ये कलेक्ट करा, आपने ये सारे बैंड्स मिले आपको, आपने दो सस्पेक्ट्स का आपने डीएनए लिया, उसको एनालाइज करा, आप देखते हो किसके साथ में मैच होता है, तो आपने देखा कि सी के साथ में मैक्सिमम मैच होगा ये हमारे पास में, तो सी के साथ में मैच हुआ तो हमारा जो कल्प्रिट है वो क्या हो गया हमारे पास में, सी का बी के साथ में मैच हुआ तो बी हमारा जो है वो कल्प्रिट हो गया। आपका क्रिमिनल कौन है, हमारा बी हो गया, यहाँ पे ए नहीं होगा। सेम पैटर्निटी टेस्टिंग में भी ये कर सकते हो। आप क्या करो, मदर एंड फादर का जो जिनको भी आप सोच रहे हो कि पेरेंट्स है उनका सैंपल लो, यहाँ पे सैंपल लोड करो, यहाँ पे बच्चे का सैंपल लोड करो, आप पता कर सकते हो। इस तरीके से पैटर्निटी डिस्प्यूट में, क्रिमिनल केसेस में, फॉरेंसिक साइंस के अंदर में इसको हम इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपका इसके अंदर में इंपॉर्टेंट आता है। जिसमें सवाल है लैक ओपेरॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपके सवाल आ रहे हैं, है ना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में से मैंने आपको बता दिया है गोल्स वगैरह, इस पे से आपके क्वेश्चन आते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन वगैरह एक बार हमने देख लिया है। सीक्वेंसेस आपको डीएनए से आपको पूछता है, डीएनए का एक स्ट्रैंड देता है, दूसरा स्ट्रैंड बनाने को बोल देता है, डीएनए से आरएनए बनाने को बोल देता है। आपको एमआरएनए का सीक्वेंस दे दिया, आपको टीआरएनए का सीक्वेंस पूछ लेता है, या आपको इस तरीके से अमीनो एसिड पूछ लेता है। तो सारे कंसेप्ट हम अच्छे से समझ चुके हैं। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ लो, और अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दूसरों के साथ भी शेयर करो।